अच्छा, बहुत बहुत आभारी हूँ कमल जी आपका। और नमस्कार। आज मैं इस अ, मतलब आईफा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं श्री कमल अग्रवाल, उनसे आपसे परिचय करवाता हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, आज ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन, जिनका नया नाम है आईफा सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उनका जो मतलब प्रमुख संपादक हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं श्री कमल अग्रवाल जी, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस मतलब यूट्यूब में हमारे जो इंटरव्यू हम लेने वाले हैं। तो इसमें कमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कमल जी, आप आईफा में आपका कितना साल हो गया और आईफा क्या है? आप अगर हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा आप बताएं कि आईफा में कितने सदस्य हैं और आपका ये एसोसिएशन का मूल उद्देश्य जो है, और किस किस मुद्दे पे आप लड़ रहे हैं, ये अगर हमारे दर्शकों को कमल जी आप बताएं। नमस्कार। आपका धन्यवाद। आपने मेरे साथ विचार विमर्श करने के लिए समय दिया मेरे को। आइफा के बारे में मैं आपको अवगत कराऊं। आइफा 1987 में दिल्ली के अंदर शुरू हुई थी। जब आइफा शुरू हुई थी तब 50 किलो की और 500 किलो तक की फर्निश होती थी, जो अलाय स्टील और एसएस स्टील बनाती थी। मूलतः उन लोगों ने इस एसोसिएशन को बनाया और आराम किया, और मैं इससे 1990 से जुड़ गया, और तब से अब तक मैं आपकी सेवा में काम कर रहा हूँ। मैं अपनी इंडस्ट्री रोलिंग मिल भी चलाता हूँ, इंडक्शन फर्नेस इंडस्ट्री भी चलाता हूँ। आइफा के वर्तमान में 1800 सदस्य हैं, जो कि टोटल स्ट्रेंथ अगर हम स्टील इंडस्ट्री की देखें 2500 के आसपास होगी। और जो नाम बदलने का हमने सोचा, ये 1 अप्रैल से अभी बदला है। वो इसलिए बदलना पड़ा कि पहले इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन एक स्टैंड अलोन अलग होती थी, फिर रोलिंग मिलें स्टैंड अलोन होती थी। परंतु आज कंसेप्ट ये आ चुका है कि भाई आयरन ओर से लेके रोलिंग मिल फिनिश प्रोडक्ट तक के भी प्लांट हमारे सेकेंडरी स्टील में आ चुके हैं। तो इसलिए सभी एसोसिएशनों को देखते हुए और ग्रीन स्टील के उत्पादन को तरफ अक्सर करते हुए सबको प्रेरित करने के लिए हमने इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सुझाव पर बदला। 1 अप्रैल से हमने इसका ये नाम किया है, और इससे पहले हमने आईफा एसोसिएशन के नाम से काम करते हैं। धन्यवाद कमल जी। आप हमें 1800 के करीब जो सदस्य हैं इनके बारे में बताएं। इनकी कुल जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है, ये कितने 18-20 मिलियन टन के करीब होंगे? 33 मिलियन टन, 33 मिलियन टन के आसपास इसकी है। और लॉन्ग प्रोडक्ट में हमारा स्टील 65% के आसपास है। वाह कमल जी, तो ये आज के दिन में इंटीग्रेटेड बड़े प्लेयर के अलावा हम तो जानते हैं कि करीब आधा जो है प्रोडक्शन वो हमारे अ, छोटे प्रोड्यूसर से आते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे इस्पात मंत्रालय में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि हम इनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर नहीं बोल सकते हैं। इनका डेफिनेशन जो है वो भी चेंज कर दिया गया है। तो इनका जो बहुत बड़ा योगदान हमारे मतलब इस्पात की उत्पादन और खपत दोनों में रहा है। इनफैक्ट हम तो ये चाहेंगे कि ये जो इंडक्शन फर्नेस के जो प्लेयर्स है वो और आगे बढ़े और इनफैक्ट बहुत बहुत तरक्की करें टेक्नोलॉजी में। जैसे आपने सस्टेनेबल स्टील इंडस्ट्री का नाम जो दिया है, इसका मतलब आप डीकार्बोनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रीन स्टील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे आगे बढ़ रहे हैं। अब कमल जी, मैं जो जानना चाहूंगा, आज मेरा आपसे परिचय करने का यही भी एक उद्देश्य था कि हम इस विषय पे चर्चा करें
कि हमारे स्टील एक्स जो इतने बड़े शो होने जा रही है आपके दिल्ली मुंबई शहर में, मुंबई के नेस्को गोरेगांव में, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन ग्राउंड है। वहाँ स्टील एक्स 2024 18 और 19 सितंबर को जो हम मतलब ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं स्टील एक्स के माध्यम से, तो उसमें आप थोड़ा बहुत बताएं कि कितने सारे एग्जिबिटर्स रहेंगे, कितने प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, कितने सारे प्रेजेंटेशंस रहेंगे, इस बारे में हमें कुछ अगर आप बताएं तो बहुत मतलब हम लोग बहुत इससे जानकारी पा सकेंगे, हम लोग अटेंड भी कर पाएंगे, पूरे देश को ये पता होगा कि हम कितने बड़े शो के लिए मुंबई में आप इतने बड़ा जो शो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आईफा 1987 से सालाना सम्मेलन करती हुई आई है और ये इसका 36वां सम्मेलन है, जिसके अंदर हम आईफा के मेंबर्स की समस्याएं और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। वो सेमिनार हम करते हुए आए हैं। पिछले वर्ष हमारे प्रधान जी नए निर्वाचित हुए थे, योगेश जी। उन्होंने एक नया प्रयास किया जो सराहनीय है। क्या उन्होंने स्टील एक्स 23 दिल्ली के प्रगति मैदान में चालू की और वो हमारा आयोजन बहुत सफल रहा। और उसी से प्रेरित होके हमने अब की गोरेगांव मुंबई के अंदर आयोजित करने का प्रयास किया, क्योंकि आज नॉर्थ इंडिया की तरफ की को छोड़कर सारी उधर वेस्टर्न ये सब उस साइड को इंडस्ट्री लगती जा रही है और प्रोडक्शन उधर की बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। तो हमने इसलिए सब वहाँ करने से हमें हैदराबाद के, हमें जालना के, पूरे महाराष्ट्र के, उड़ीसा के और अहमदाबाद के गोरे और इसमें नेपाल के केरला और उड़ीसा के भी इंडस्ट्री के मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं। और जहाँ तक हमें 1200 हम डेलीगेट्स इंडस्ट्री के उन लोगों को अभी तक रजिस्ट्रेशन आ चुकी है और वो भाग लेंगे। और हमारे स्टॉल जो हैं 75 स्टॉल लगा रहे हैं, जिसके अंदर कुछ उत्पादित माल को लेके अपने टीएमटी के प्रोजेक्टों को दिखाने के लिए, कुछ एसएस को दिखाने के लिए, और काफी हद तक हमारे साथ जो है हमारी जो मशीनरी, हमारे वेंडर्स हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी हमें दे रहे हैं, उन द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा है। तो कमल जी, हम तो ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है जो हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है, और हम हमारा जो हम जो मिशन लिए हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ, और मतलब मेक इन इंडिया, जो हमारे सरकार और प्रधानमंत्री का भी जो मिशन है कि हर हर मशीनरी, हर मतलब टेक्नोलॉजी जो है ये हम अपने देश में ही तैयार करें। तो इस बारे में आईफा का क्या मतलब फिलोसफी क्या है, और आईफा क्या करना चाहती है, मतलब आपका क्या जो है फोकस है इस एरिया में? देखिए, जहाँ तक आत्मनिर्भरता की बात है, हमारे इस इंडस्ट्री में, चाहे वो फर्निश इंडस्ट्री हो, चाहे स्पॉन्ज आयरन के पैलेट्स प्लांट हो, चाहे रोलिंग मिलों के प्लांट्स हो, और चाहे जो है जो भी ये प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर ही बन रहे हैं। और इसके अंदर मुख्यतः रोलिंग मिल मैन्युफैक्चरर्स और फर्निश मैन्युफैक्चर जो है उल्टा इंडिया की जगह है वो बाहर के देशों में भेज रहे हैं। जहां पहले ये हमारी जर्मनी की एबीपी सिर्फ बाहर से आते थे इंडक्शन फर्नेस, आज वो पोजीशन नहीं है। उल्टा बाहर दुबई हो या जिधर भी सारा सामान हमारा मुख्यतः इलेक्ट्रोथर्म और इंडक्टोथर्म और दूसरा ये है मेगाथर्म, ये लोग पूरी सप्लाई कर रहे हैं और इनके पास समय नहीं बच रहा सप्लाई देने का। और जो इंडस्ट्री 50 टन, आज 50 टन की फर्नीचर हर जगह लगा रहे हैं, ये जो कि एक मिनी स्टील प्लांट क्या कह लेते हैं वो ही हो गया। और दूसरा, आज हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारा बेस जो है ग्रीन स्टील बनाने के लिए स्क्रैप का ही यूज ज्यादा होता है। और सर आज स्टील मिनिस्ट्री ने
जो प्राइम प्रोड्यूसर्स, जिनको प्राइम प्रोड्यूसर बड़े प्रोड्यूसर कहते हैं, उनके लिए भी अनिवार्य किया है कि वो ग्रीन स्टील अपना कन्वर्ट करें और 25% स्क्रैप यूज करें। तो इसलिए हमारी आवश्यकता, जो हमें पहले कहा जाता था ना कबाड़िए हैं, कबाड़ से, पुराने लोहे से ये माल बनाते हैं और अच्छा नहीं होता, ये भी एडवर्टाइजमेंट आज से हमने 20 साल पहले टाटा वगैरह करते थे, आज वो भी स्क्रैप पे आ गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा एक चीज जानना चाहूंगा। ये स्टील एक्स की जो शुरुआत है, ये स्टील एक्स एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस जो आप हर साल करते आ रहे हैं, और इस साल हम मतलब कुछ ही दिनों में, मतलब आज से 5 दिन के बाद हम लोग जो स्टील एक्स की शो देखने वाले हैं नेस्को गोरेगांव मुंबई में। तो इस साल आपके क्या क्या जो है इश्यूज है जो आप सरकार के सामने अपने मतलब पूरे आपके जो खपत करने वाले हैं यूजर सेगमेंट है, जैसे कंस्ट्रक्शन सेगमेंट हो गया, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारे सेगमेंट में आपकी क्या मतलब जो दरख्वास्त है, डिमांड है, आप क्या चाहते हैं सरकार से, ये अगर हम हमें बताएं कि इंडक्शन फर्नेस यूनिट्स का जो 1800 की संख्या में है आपके मेंबर्स, ये 1800 आपके जो सदस्य हैं, इनका भी तो कोई मतलब मांग है अपनी सरकार से, अपना इकोनॉमी से, अपना जो यूजर इंडस्ट्री है उनसे, तो उसके बारे में कमल जी आप जरा थोड़ा बताएं। देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है हर एक क्लस्टर में और फैली हुई है, और जहाँ तक फाइनेंस की बात है, हम स्वावलंबी अपने आप ही अपने फाइनेंस का इंतजाम करते हैं और लगाते हैं। हमारे हर रूरल एरिया के अंदर ज़्यादातर ये इंडस्ट्री लगती है, और हमारा कंपटीशन प्राइमरी स्टील से इसलिए जल्दी हम करते हैं क्योंकि हमारी इंडस्ट्री वहाँ पे इंस्टॉल बहुत कम समय में हो जाती है। जमीन हमारे को गांव वगैरह में सस्ती मिलती हैं, और वहां से हमें ये लाभ मिलता है कि प्राइमरी उद्योग जो टाटा हो, सेल हो, इनकी लॉजिस्टिक, ये अगर उस गांव तक माल को पहुंचाएंगे फिनिश प्रोडक्ट को, तो उनको किराया इतना ज़्यादा लग जाता है कि वो हमारा कन्वर्जन चार्जेज ही उतना होता है जितना उनका किराया होता है। तो इसीलिए हम सस्ता माल अपने देश के निवासियों को देते हैं। और जहाँ तक प्रश्न है, क्या कहते हैं, हमारे समस्याओं का, हम अपने को समस्या नहीं मानते, हम ये कहते हैं कि ये समस्या ही नहीं है, इससे हमें लड़ना है और सरकार को हमें सहयोग करना है। जब हमारी मुख्य समस्या ये 2014 में जब जीएसटी लगा, तब आराम हुई, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि आप सबके घरों से जो स्क्रैप निकलती है वो उसकी कोई इनवाइस नहीं करती है, और जो इनवाइस से हम माल नहीं बेचेंगे, अब वो विदाउट इनवाइस का मटेरियल होता है, तो वो कबाड़ियों से जब जाता है तो उसका अभी तक प्रबंधन नहीं था कि अभी वो कबाड़िया माल बेचेगा फैक्ट्री को तो किस एक्ट के अंदर बेचेगा। तो अभी हमारी उसकी अभी हम 1 अगस्त को फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है निर्मला जी से मिले थे, और उन्होंने अभी जो 54 जीएसटी काउंसिल के अंदर हमारी मांग को माना, और उन्होंने समस्या को मानते हुए संशोधन किया। वो संशोधन हो सकता है कि अभी पूर्ण न हो, पर हम सरकार की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को रिकमेंड किया, हमारी समस्या को समस्या माना और उसे हल करने की तरफ प्रयास किया, और आरसीएम की जो मुख्य मांग थी हमारी वो मानी। जहां तक दूसरा विषय है, भी हमारी समस्या पावर को लेके है। पावर के अंदर एक समस्या ये है कि पावर के अंदर जो बिजली बोर्ड्स हैं स्टेट्स के, ये लोग फाइनल फ्यूल सरचार्ज के नाम पे 3-3 साल बाद एक नए बिल रेस कर देते हैं पुरानी डेट के। क्या भी उनको कोयले से बिजली कम बनी, या अडानी वगैरह जिनसे कोयला आता है उन्होंने कोई रेट ज्यादा लगा दी है पुरानी डेट में, तो उनकी क्षति को पूरा करने के लिए ये हमारे को लाखों रुपए के बिल एक एक इंडस्ट्री पे लगा देते हैं। हमारा कहना यह है
कि अभी हमारे से फाइनल बिल लिया जाए, जो भी रेट दिया जाए वो निर्धारित किया जाए। अगर आपको रेट बढ़ाना है तो जिस डेट से रेट बढ़ाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रेट बढ़ाइए, परंतु उसी डेट से वो लागू होना चाहिए, पुरानी डेटों पे नहीं होना चाहिए। तो वो हिसाब हो गया, मैं पिक्चर देखने गया और पिक्चर से जब बाहर निकला, टिकट जो बाहर गेट वाले ने रोक लिया, भी आपका जो है टिकट जो 200 रुपए की थी ये 50 रुपए और दो, आपने ज्यादा हंसे थे इसलिए। तो ऐसी व्यवस्था हमारे को ये हमारी मांग है, इसके ऊपर ध्यान केंद्र सरकार को देना चाहिए। क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना ज्वाइन किया था और पहले 15 अगस्त के भाषण में लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर यह कहा था कि मैं देश के अंदर एक पावर एक रेट की व्यवस्था करूंगा, वो आज तक नहीं हो पाई है। दूसरा, पावर के अंदर हमारा कहना यह है कि अगर हम अपनी पावर जनरेट करना चाहते हैं, हम चाहे सोलर, चाहे वाटर, चाहे हाइड्रोलिक पावर से इंतजाम करना चाह रहे हैं, अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर स्टेट बोर्ड जो बिजली बोर्ड है वो इतने ज्यादा टैक्सेस लगा देता है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, सर्विस सरचार्ज और ये सब लगा देता है। वो इसलिए लगाता है कि अभी हम अपनी पावर ना उत्पादित करके अपना प्रयोग ना करें और उनकी महंगी बिजली खरीदें। तो वो इस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं क्या जो रेट वो बिजली बेच रहे हैं उससे महंगी पड़े हमारे पे। तो वो चीज को देखने के लिए एक व्यापक नीति सरकार को बनानी पड़ेगी, केंद्र सरकार। धन्यवाद कमल जी, आपने जो सही मुद्दे हैं उनको उठाए हैं, जैसे बिजली का समस्या, जीएसटी का जो समस्या था, आरसीएम मैकेनिज्म आने से इसमें आपको राहत मिली है। मेरे ख्याल से स्क्रैप अवेलेबिलिटी, मतलब जितना स्क्रैप का जुगाड़ हमें जरूरत है उससे कई कम है हमारे देश में स्क्रैप की अवेलेबिलिटी, जबकि सरकार ने दो दो स्क्रैप पॉलिसी बनाई हुई है। तो आपको क्या लगता है, स्क्रैप की जो है खपत इतनी है जितनी सप्लाई नहीं है, तो इस बारे में आपको क्या लगता है, क्या कदम सरकार को उठाना चाहिए कि स्क्रैप की जनरेशन हमारे देश में बढ़े, चाहे श्रेडेड स्क्रैप हो, HMS 1 और 2 हो, इसकी अवेलेबिलिटी हमारे देश में बढ़े, इसके लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए? मतलब देखिए, कुछ व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी और उसमें सुधार चाहिए, या हम लोग को स्क्रैप इंपोर्ट पॉलिसी बढ़ाना चाहिए? आपके मतलब आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए स्क्रैप अवेलेबिलिटी बढ़ाने के देखिए लिए? देश के अंदर जो स्क्रैप की कमी है, वो कमी इसलिए है कि आज की तारीख में स्टील की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और पहले स्क्रैप की जो अवेलेबिलिटी होती है, वो पुराना स्क्रैप तभी निकलता है जब पुरानी इंडस्ट्री के लोहे का प्रयोग होता था। तो पहले लोहे का प्रयोग इतना नहीं होता था, स्टील का, कंक्रीट के ऊपर सारा सब निर्माण होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब जैसे जैसे हम नए की तरफ जा रहे हैं तो पुरानी स्क्रैप बहुत कम मात्रा में निकल रही है। तो उसकी पूर्ति के लिए सरकार को जो इम्पोर्टेड मटेरियल आता है, जिसकी कंटेनर की शॉर्टेज है, उसकी कंटेनर की उपलब्धता करानी चाहिए। और एक ही पोर्ट के ऊपर निर्धारित किया हुआ है सरकार ने क्या वहीं उतरेगा, उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या स्क्रैप इम्पोर्टेड की भी विदेशों में भी दिक्कत है पर हम फिर भी खरीद सकें। और हम आयरन और के अंदर भी एक पोजीशन है कि मेन प्रोड्यूसर्स को जमीन से निकाल के आयरन और मिलता है, वो उससे अपना उत्पादन करते हैं। हमारा कहना यह है कि जब उन्हें 25% स्क्रैप प्रयोग करने के लिए अनिवार्य किया जा रहा है, तो हमारे लिए 25% आयरन और सेकेंडरी स्टील को उसी कीमत में देना चाहिए जिस कीमत में ये प्रोड्यूसर्स को मिलता है। क्योंकि उससे स्पॉन्ज आयरन की उपलब्धता बढ़ेगी, सस्ता आएगा और हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। और अधिक से अधिक स्टील का जो 300 मिलियन टन का स्क्रैप स्टील उत्पादन का लक्ष्य है उस पर पूर्ण पहुंच पाएंगे। धन्यवाद कमल जी। मेरा आखिरी सवाल, मैं दोबारा स्टील एक्स पे आना चाहूंगा, क्योंकि स्टील एक्स का मुद्दा जो है वो अभी बस 5 ही दिन बचा है। तो इस पे हम भी चाहेंगे एज मीडिया पार्टनर कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इसमें, ज्यादा से ज्यादा डेलीगेट्स हमारे आए, ज्यादा से ज्यादा एग्जीबिटर्स हों। 75 के करीब एग्जीबिटर्स तो अभी है ही है। हम चाहेंगे कि इसको कम से कम 100 एग्जीबिटर्स तक लिया जाए। और दूसरी बात यह है
कि ये स्टीलेक्स का जो 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 हमारे इश्यूज आप आज उठाए हैं, जैसे बिजली का मुद्दा हो गया, आपका रॉ मटेरियल स्क्रैप अवेलेबिलिटी हो गया, आयरन ओर का इशू हो गया। फिर हम जानते हैं कि इंडक्शन फर्नेस वालों को या तो डीआरआई या स्क्रैप दो ही इनपुट मटेरियल है, और दोनों डीआरआई और स्क्रैप इनपुट मटेरियल में हमारे डीआरआई वालों के भी बहुत सारे समस्याएं हैं। उनका भी मतलब बिजली टैरिफ को लेके इश्यूज हैं, और वो कई तो अपने कोजेन प्लांट्स मतलब मतलब यूजिंग वेस्ट हीट फॉर पावर प्रोडक्शन वो भी कर रहे हैं। तो इस स्टीलेक्स 2024 18 और 19 सितंबर को जो आप मुंबई में करने जा रहे हैं, इसमें आप बताइए कि किस किस इलाका में, मतलब किस किस जोन में आप लोग, आपने अभी क्लस्टर मीटिंग्स पूरे देश में किए हैं, रायपुर में किए हैं, अपना हेडक्वार्टर के करीब किए हैं, कलकत्ता में भी किए हैं, मुंबई में किए हैं, ये सारे जगह में आपने क्लस्टर मीटिंग किया है। तो ये क्लस्टर के हिसाब से हम देखें तो पर्टिकुलरली किस कोने में क्या क्या मतलब यूनिक समस्याएं हैं, ये अगर हमें बताएं। और आपका मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार स्टीलेक्स से, ये हमें बताएं एज अ पार्ट ऑफ माय लास्ट क्वेश्चन। देखिए, हमने जो क्लस्टर मीटिंग हैदराबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद और जालना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी की, और हर जगह की समस्याओं का हमने अध्ययन किया, तो हर जगह समस्या मुख्यतः जीएसटी को लेके और पावर को लेके ही थी। बाकी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, उनका सामना करते हुए हम इसको इजी बना लेंगे इन समस्याओं को। और इन सभी समस्याओं पे विचार करने के लिए हमने 2 दिन में 18 और 19 सितंबर में 2 दिन के अंदर 8 सेशन रखे हैं, जिसमें विचार विमर्श होगा हर सेक्टर को लेके, ग्रीन स्टील के ऊपर, बीआईएस के ऊपर, पावर के ऊपर, जीएसटी के ऊपर, और उसमें हर स्टेट के जो क्लस्टर्स हमारे हैं और उनके जो प्रधान, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह हैं वो भाग लेंगे। और हमने टेक्निकल लोगों को भी बुलाया जो हमारी समस्याओं का कोई ना कोई हल भी निकालने की, समस्याओं की तरफ बताएंगे। समस्याओं को लड़ना है, हमने लड़ना है। सरकार से तो सिर्फ हम नियमों की बात करते हैं बस, कि हमारे को नियम प्लेग्राउंड समान दे दो, बस हम खेलेंगे, चौके छिक्के मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, आपने और आज एक सारे। बात और बता दूं, 1 मिनट, हमने ये भी किया है कि जो स्टील एक्स में नहीं पहुंच पाए उसके लिए हमने इसकी लाइव वो करा रहे हैं, जिससे क्या वो अपने यहाँ बैठ के भी उनके डायरेक्टर्स, उनकी टेक्निकल टीमें, इंडस्ट्री की सब देख सकें, तो उसके लिए हमने इसको डायरेक्ट लाइव रिले भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टीलेक्स 2024 ये हाइब्रिड मोड में होने वाला है, मतलब जो फिजिकली नहीं जुड़ पाएंगे वो मतलब इंटरनेट के जरिए और आपके मतलब वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ पाएंगे। और इस हिसाब से तो हम देखें तो पिछले बार जितने सारे हमसे जुड़े थे उससे कई ज्यादा संख्या में स्टील इंडस्ट्री पूरा फ्रेटर्निटी के लोग हमसे जुड़ेंगे। आज के दिन में जो करीब 32-34 मिलियन टन की जो आपकी जो कैपेसिटी है आपके मेंबर्स की, इसका मतलब एक चौथाई 140 मिलियन टन इंडिया की प्रोडक्शन अगर हम मान के चलते हैं, तो उसका एक चौथाई समझ लीजिए सिर्फ आपके मेंबर से ही आते हैं। और हम तो ये हिसाब हम समझते हैं कि आधा जो है स्टील मतलब 140 मिलियन टन से करीब 70 मिलियन टन के करीब इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर के अलावा हम छोटे प्रोड्यूसर्स इस देश को देते हैं। इसके अलावा हम 300 मिलियन टन 2030 तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा नेशनल पॉलिसी, स्टील पॉलिसी 2017 में हम लोग जो मतलब अपने आप को जो चैलेंज दिए थे कि 300 मिलियन टन हमें पहुंचना है, इसमें आपके एसोसिएशन के सारे मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई और उनका
मैं सबको यही दरख्वास्त करूंगा, आप अपने क्वालिटी इशू को लेके आगे बढ़े। जरूरत पड़े तो सेकेंडरी रिफाइनिंग LRF लगाएं। सेकेंडरी रिफाइनिंग से बहुत सारी आपके क्वालिटी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और आप को मैं फिर यही शुभकामना देना चाहूंगा कमल जी कि आईफा सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ये स्टील एक्स 2024 को आगे बढ़ लेके चले और 100 से अधिक एग्जीबिटर्स यहाँ आए और पिछले बार से कई ज्यादा जो है पार्टिसिपेंट्स भी आए। पिछले बार शायद 50 के करीब प्रेजेंटेशन थे, इस बार उससे ज्यादा हो और हम पार्टिसिपेशन को 300 की जगह 600 लेके चले, यही मेरी कामना है, प्रार्थना है। और कमल जी आपको फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आपने हमारे लिए समय निकाला। आप जो है ट्रैवल कर रहे थे, फिर भी आप हमसे जुड़े रहे। मैंने आपको एक दिन का नोटिस कल ही आपसे रिक्वेस्ट किया था, फिर भी आप मान गए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, ईश्वर से यही कामना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। थैंक यू।